सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर खुश और खुशहाल होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे, हम कर रहे थे हरियाणवी सांग परंपरा का उद्भव विकास कि हरियाणा के अंदर जो सांग परंपरा थी, जो स्वांग विधा थी, उसका विकास किस प्रकार से हुआ, उस परंपरा का उद्भव कैसे हुआ, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। कल हमने एक वीडियो के माध्यम से जाना था कि जो ये हरियाणवी सांग परंपरा है, ये हमारी हरियाणवी भाषा की एक बहुत अच्छी, बहुत ही सुप्रसिद्ध एक प्रस्तुति है, एक विधा है, जिसके अंदर लोक भाषा के अंदर लोक जीवन की झांकी प्रस्तुत की जाती है। यानी कि अपनी भाषा के अंदर, अपनी बोली के अंदर और अपना जो परिवेश होता है, अपना जो वातावरण होता है, उसकी प्रस्तुति दी जाती है। फिर हमने बात की थी कि जो सांग शब्द है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस शब्द का क्या अर्थ होता है, कि जो सांग शब्द है ये तत्सम भाषा के स्वांग से निकला है, जिसका अर्थ नकल करना होता है, किसी का वेशभूषा या किसी के रूप धारण करना होता है। ठीक है, इस प्रकार से बातें करते करते एक जगदीश माथुर की बात की थी, जिन्होंने जो सांग है वो संगीत से उत्पत्ति, सांग की उत्पत्ति संगीत शब्द से मानी थी। इस प्रकार से चलते चलते फिर हमने देखा था कि श्री नारायण अग्रवाल है, उन्होंने सांग की उत्पत्ति स्वांग से मानी है और विभिन्न भारत के विभिन्न राज्यों के अंदर विभिन्न नामों से इस विधा को पुकारा जाता है। जैसे पंजाब में इसको ख्याल कहा जाता है, राजस्थान में इसके लिए तुर्रा शब्द का प्रयोग किया जाता है, यूपी में इसके लिए भगत शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हरियाणा में हम इसको क्या कहते हैं, सांग कहते हैं। फिर समय के साथ आगे बढ़ते बढ़ते हमने इसकी सांग परंपरा के विकास के बारे में चर्चा करते हुए पढ़ लिया था कि यदि इसके प्रारंभ की बात की जाए, संक्रमण काल उत्पत्ति से, यानी कि जो पूर्ण रूप से विकास के काल से पूर्व की बात है, यानी कि शुरू हुआ लेकिन बीच में बंद हुआ, फिर दोबारा से इस विधा का प्रचलन हुआ। कैसे, कब, इसके बारे में बात की थी। जो 1200 ईस्वी से 1750 तक का समय था, उस दौरान माना जाता है कि 1200 के आसपास इस विधा की स्टार्टिंग हो गई थी। किसने माना था? ये श्री राम नारायण अग्रवाल जी के अनुसार इस बात को स्वीकार किया गया कि एक मल नाम के जाट थे, एक राजपूत थे और एक जुलाहे थे। इन्होंने मिलकर इस विधा को प्रारंभ किया था और गांव-गांव घूम कर इन्होंने जनता का मनोरंजन इस विधा के द्वारा किया था। लेकिन एक दूसरे व्यक्ति हुए हैं, हर विषय में मतभेद होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था। रामकिशन व्यास, वो राम नारायण अग्रवाल थे, ये रामकिशन व्यास जी कहते कि नहीं, जो हरियाणवी सांग परंपरा है, इसका जो संक्रमण काल था, इस काल के अंतर्गत यदि हम इसके उद्भव की बात करें तो वो 13वीं शताब्दी से माना जाता है और इसके जो प्रारंभकर्ता माने जाते हैं वो बिहारी लाल को माना जाता है। फिर बिहारी लाल के बाद बात की गई थी कि उनके शिष्य हुए हैं। बिहारी लाल के शिष्य चेतन थे, जिन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया था, लेकिन बीच में ही उसी समय के दौरान, आपको पता है भारत की हिस्ट्री से आप सभी ने पढ़ी है बच्चों ने, कि औरंगजेब का शासनकाल, औरंगजेब ने जो स्वांग विधा थी इसके ऊपर रोक लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण इस विधा को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। और 1907 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो 1909 में एक बाल मुकुंद नाम के व्यक्ति हुए हैं, जिन्होंने फिर से इस परंपरा को आगे बढ़ाया और इनके बहुत ही बेस्ट एक शिष्य रहे जिसका नाम था किशन भट्ट। उनको भारतीय स्वांग परंपरा का पितामह के नाम से जाना जाता था। ये हमने कर लिया था संक्रमण काल। आज हम पढ़ेंगे इनके बारे में, क्योंकि ये तो शुरुआत हुई, फिर बंद हुआ, फिर दोबारा से प्रचलन हुआ। लेकिन जो प्रॉपर एक शुरुआत की बात करते हैं तो उस काल को यदि हम देखें तो 1750 से लेकर 1850 तक के समय अवधि को माना जाता है। हरियाणवी सांग परंपरा के दूसरे चरण को प्रारंभिक युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसमें तो शुरुआत हुई, फिर बीच में बंद हो गया, फिर दोबारा से फिर प्रचलन हुआ। लेकिन वास्तव में जो स्वांग परंपरा है उसका प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? 1750 से लेकर 1850 तक के समय को। 1750 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक के युग को हम हरियाणवी सांग परंपरा के प्रारंभिक युग के नाम से जानते हैं। इस युग के सांगियों में सर्वप्रथम नूह जिले के सादुल्ला नाम को लिया जा सकता है। नूह जो मेवात का अंदर एक जिला है, नूह जिले के एक सादुल्ला नाम के व्यक्ति हैं, उनका नाम लिया जा सकता है। उन्हें मेवाती जन कवि होने का भी गौरव प्राप्त है कि मेवात के वो लोगों के कवि थे, जन कवि थे, उसका गौरव भी उन्हें मिला है। 1887 ईस्वी में मेवाती भाषा में, कब
कि 1887 में मेवाती भाषा में महाभारत की रचना की थी, जिसका नाम पंडुन का कंडा है। और बंसीलाल भी इस युग के प्रमुख सांगी थे। यानी कि जो महाभारत एक महाकाव्य है जिसको सभी जानते हैं, उस महाकाव्य के ऊपर इन्होंने एक स्वांग रचा था, और उस स्वांग का जो नाम था वो क्या था बच्चे? पंडुन का कंडा। इस नाम से एक स्वांग रचा गया, और जो किसने रचा उसको? शादुल्ला ने। किस भाषा में रचा है? मेवाती भाषा में। कब रचा है? 1787 में। 1787 में सादुल्ला नाम का व्यक्ति जो मेवात का रहने वाला था, नूहों का रहने वाला था, तो मेवात के उस व्यक्ति ने, सादुल्ला ने, महाभारत के कथा का आधार बनाकर पंडुन का कंडा के नाम से एक सांग की रचना की थी। बंसीलाल जो थे वो भी इस युग के एक प्रमुख सांगी व्यक्ति थे। एक दूसरे व्यक्ति का नाम आया है क्या? बंसीलाल। बंसीलाल जी हुए हैं, उन्होंने गुरु गुगा और राजा गोपीचंद और राजा नल जैसे प्रसिद्ध सांगों की रचना की है। गुगा जो हमारे आसपास में आप देखते हैं, पीर जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर जो स्वांग रचा गया, यानी कि गुरु गुगा के नाम से। राजा गोपीचंद हुए हैं, इतिहास में राजा नल हुए हैं, उनके यहाँ से कथा उठाकर बंसीलाल ने भी कई सांगों की रचना की थी। उसके पश्चात एक गुजराती ब्राह्मण हुए हैं, अंबा राम जी। तो अंबा राम जी भी इस युग के प्रमुख सांगे माने जाते हैं। कब से कब तक का समय है? 1750 से 1850 तक का। कौन सा युग कहा जाता है इसको? प्रारंभिक युग। इस युग में प्रमुख सांगी कौन हुए हैं? एक हुए हैं मेवाती व्यक्ति सादुल्ला, एक हुए हैं बंसीलाल। सादुल्ला ने किसके ऊपर रची है? महाभारत के ऊपर। आप ऐसे भी जोड़ करके अच्छे से कर सकते हैं कि मेवात का रहने वाला था और महाभारत के ऊपर उन्होंने अपनी कथा को उठाकर, कथानक को उठाकर उन्होंने एक सांग रचा, जिसका नाम क्या था? पंडुन का कड़ा। उसके बाद जो बंसीलाल जी हुए हैं, उन्होंने गुरु गुगा के नाम से, राजा गोपीचंद के नाम से और राजा नल के नाम से कई सांगों की रचना की थी। और एक और प्रसिद्ध सांगी कौन हुए हैं? अंबाराम जी भी इस युग के प्रमुख सांगी रहे हैं। और किताबों में आपको बहुत सारे और सांगियों के भी नाम मिलेंगे। एक क्रमबद्ध ढंग से आप याद करते हुए चले, आपको अच्छे से क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। उसके बाद देखो, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का पहले किसी चीज़ का प्रारंभ होता है और फिर कोई भी चीज़ वो उत्कर्ष की ओर, यानी कि पूरे विकास की ओर चलती है। उसी प्रकार से जो हरियाणवी सांग परंपरा थी, इसका भी उत्कर्ष काल आया है। कब से कब तक? 1850 से लेकर 1950 तक का। लेकिन जो बिल्कुल स्टार्टिंग का काल था वो 1200 के आसपास का था, याद रखिए। 1200 से लेकर 1750। अब 1750 से लेकर 1850 तक का इसका प्रारंभिक युग माना जाता है। वो संक्रमण काल था प्रारंभ में, जो सबसे पहले हमने पढ़ा था। अब क्या है? सांग परंपरा के पूरे विकास का जो काल है, उत्कर्ष का जो काल है, उसको हम पढ़ रहे हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण काल कहा जा सकता है सांग परंपरा के आधार पर, उसके बारे में पढ़ेंगे 1850 से लेकर 1950 तक की। हरियाणवी सांग परंपरा का तीसरा चरण, आपने शायद सांग नहीं देखे, मैंने भी नहीं देखे, लेकिन यदि आप अपने दादी से, अपने भाइयों से, अपने पिताजी से, अपने चाचा से डिस्कस करोगे तो आपको इसके बारे में और अधिक विस्तृत मतलब नॉलेज होगी इस विषय के बारे में। तो उत्कर्ष काल कब से कब तक माना जाता है? 1850 से 1950 तक का। हरियाणवी सांग परंपरा का तीसरा चरण उत्कर्ष युग के नाम से जाना जाता है। किसी भी चीज़ की पहले स्टार्टिंग होती है और फिर उसका विकास होता है, तो ये विकास का युग के नाम से जाना जाता है। इस युग को हरियाणवी सांग साहित्य का स्वर्ण युग भी, स्वर्ण युग क्यों? क्योंकि इस समय पर बहुत अधिक विकास हुआ इस विधा का। इस युग का समय 1850 से लेकर 1950 तक का है। इस युग का प्रारंभिक दौर भक्ति भावना से ओतप्रोत रहा, यानी कि प्रारंभ में जो लिखे गए हैं सांग, वो भक्ति भावना से प्रेरित। जैसे आपने पढ़ा महाभारत, यानी कि भगवान से जुड़े हुए, कृष्ण से जुड़े हुए, रामायण से जुड़े हुए, इस प्रकार के जो सांग थे वो रचे गए। जिस प्रकार से कैसे याद कर सकते हैं हम, इस युग में अनेक हुए हैं। अली बख्श हुआ है, बालक राम हुआ है, अहमद बख्श थानेसरी हुआ है, बाबा हरिदास, उदासी ताऊ सांगी, पंडित किशन लाल, दीपचंद, बाजे भगत, पंडित लक्ष्मीचंद इत्यादि का नाम लिया जा सकता है। ये सारे के सारे किसके नाम आए हैं? सांगियों के नाम आए हैं। किस किस का नाम आपको सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए कौन है? पंडित लक्ष्मीचंद है, दीपचंद है, किशन लाल भट्ट है। किशन लाल भट्ट का हमने पढ़ लिया ना। इनको क्या कहा जाता है? सांगों का पितामह कहा जाता है। ठीक है, तो बाल
बख्श और अहमद बख्श थानेश्वरी का भी एक बड़ा नाम लिया जा सकता है। अली बख्श रेवाड़ी क्षेत्र के लोकप्रिय थे, रेवाड़ी क्षेत्र के अंदर रहने वाले थे। इनके सांगों में भक्ति भावना, हमने पहले ही पढ़ ली ना, किसी भी चीज़ की प्रारंभ जो होती है तो प्रारंभ में जो सांग रचे गए हैं उनमें भक्ति भावना दिखाई देती है। इनके सभी सांग ईश्वर की वंदना से आरंभ होते हैं। इनके सारे के सारे सांगों में भगवान का नाम लेकर इन्होंने शुरुआत की है। इनके प्रमुख सांगों के अंदर नाम लिए जा सकते हैं श्री कृष्ण लीला है और गुल बकावली है, फिशाने अजाइब इत्यादि के नाम लिए जा सकते हैं। यानी कि ये इनके प्रमुख सांग है। जैसे कृष्ण लीला है तो कृष्ण लीला नाम से ही पता चल रहा है कि भगवान की भक्ति से रिलेटेड है, इसीलिए जो प्रारंभ में जो सांग लिखे गए हैं वो भक्ति भावना से ओतप्रोत दिखाई देते हैं। गुल बकावली है, फिशाने अजाइब है, इस प्रकार के कई जो सांग है वो इनके द्वारा लिखे गए हैं। समझ आ रही है मेरी बात? अली बख्श ने क्या क्या लिखे हैं? श्री कृष्ण लीला, गुल बकावली और फिशाने अजाइब। अब योगेश्वर बालक राम के बारे में, जो शेखपुरा करनाल के निवासी थे, वो कहाँ के रहने वाले थे? रेवाड़ी के। और बालक राम कहाँ के रहने वाले हैं? करनाल के। इन्होंने पूर्णमल भगत, निहाल दे नर सुल्तान जैसे सांगों की रचना की है। प्रमुख सांग है इनका पूर्णमल भगत के ऊपर, पूर्णमल भगत के ऊपर लिखा है और निहाल दे नर सुल्तान के ऊपर इन्होंने अपने सांगों की रचना की है। इनके शिष्य हुए बालक राम जी के राम किशन व्यास, वो भी बहुत अच्छे सांगी माने जाते हैं। अहमद बख्श थानेश्वरी थे, ये ज्योतिष शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे। इनकी रचनाओं में ज्योतिष शास्त्र, हिंदू मुस्लिम संस्कृति का समन्वय, वात्सल्य भाव आदि का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। और सोठा, पद्मिनी, चंद्र किरण, कृष्ण लीला इत्यादि इनकी प्रमुख रचना है। इस प्रकार से इस समय पर कई अच्छे सांग लिखे गए हैं। जैसे सांग रतन सेन राजा जी का हीरादास उदासी की प्रसिद्ध रचना है। यानी कि जो हीरादास उदासी जी प्रसिद्ध सांगी हुए हैं, उन्होंने एक सांग की रचना की है जिसका नाम क्या है? सांग रतन सेन राजा का। रतन सेन जो राजा था, मैंने आपको कई बार बताया होगा, पद्मावती में जो जायसी की रचना है, जायसी की जो पद्मावती है उसके अंदर किसका नाम लिया जाता है? राजा रतन सेन का। तो राजा रतन सेन के ऊपर सांग किसने लिखा है? हीरादास उदासी ने। उसके पश्चात ताऊ सांगी भी हरियाणा के प्रमुख सांगी थे। उनके जीवन वृत्त और वास्तविक नाम का पता नहीं है, उनको केवल ताऊ सांगी के नाम से ही जाना जाता है। और उनका जो प्रसिद्ध सांग था वो रुक्मणी विवाह नामक एक पद्यबद्ध सांग था, पद्य से बंधा हुआ सांग था। यानी कि सांग में क्या होता है, एक तो कथा चलती ही रहती है साथ में और बीच में रागनी आती है, लेकिन जो रुक्मणी विवाह था सारा का सारा पदबंध के अंदर बंधा हुआ था, यानी कि पद्य में लिखा गया सांग था। उसके पश्चात जो किशन लाल थे, जो बहुत बढ़िया सांगे जिनको माना जाता था, उनके जो सांग हैं वो है मोर ध्वज है, भगत प्रहलाद है, भारा मासा है, ये इनके प्रमुख सांग लिखे हैं। उसके पश्चात पंडित दीपचंद जी हुए हैं, उन्होंने भी कई सांग लिखे हैं। जैसे नल दमयंती लिखा है, राजा भोज लिखा है, गोपीचंद लिखा है, ऐसे इनके अच्छे कई सांग थे। बाजे राम भी है हरियाणा के प्रमुख सांगी, बाजे राम ने भी कई लिखे हैं। जैसे हीर रांझा जो प्रमुख, जिसके ऊपर फिल्म तक बन चुकी है, महाभारत का आदि पर्व है, कृष्ण जन्म है, नल दमयंती का जो कथानक है वो लिया गया है। और जो मतलब हम कह सकते हैं कि पंडित लक्ष्मीचंद, जिनको हरियाणवी साहित्य के युग पुरुष की संज्ञा दी जाती है, जिनकी दिमाग के ऊपर आज भी एक्सपेरिमेंट जिनके ऊपर चल रहे हैं, जो यूँ कह सकते हो कि इतने अनपढ़ होते हुए ज्ञान का भंडार जिनके दिमाग में था, एक अप्रतिम कृपा सरस्वती माँ की इनके ऊपर शायद थी, जो बहुत ही अधिक मतलब प्रतिभा जिनके हृदय माँ के अंदर थी, वो उनके सांगों में भी देखने को मिलती है। जैसे हीर रांझा, शकुंतला, गोपीचंद्र, चंद्रहास, पद्मावत, पूर्णमल, इन सभी किस्सों को उठाकर पंडित लक्ष्मीचंद जी ने भी बड़े अच्छे अच्छे सांग दिए हैं। तो आशा करती हूँ कि आज हमने जो ये युग पढ़ा है ये आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। बच्चे ध्यान से पढ़ें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।